पिछले क्लास से कहीं कोई प्रॉब्लम? किसी का भी पीडीएफ मिल गया था सबको? पढ़ के आए हैं? क्या हो गया? बढ़िया। बाकी लोग पढ़े हैं? कोई प्रॉब्लम किसी का? आगे बढ़ा जाए? फाइन। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का डिस्कशन होना था दैट वाज इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, सिर्फ ध्यान से सुनिए और जो कीवर्ड है अपने नोटबुक में पॉइंट आउट, जैसे लास्ट क्लास में बताया गया था वैसे लिखते चले गए। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बेसिकली क्या है? वो एक डॉक्यूमेंट है। किस चीज का डॉक्यूमेंट? इंडस्ट्रियल पॉलिसी में गवर्नमेंट प्लान करती है कि आगे हमको किस किस चीज को प्रायोरिटाइज करना है, किस किस सेक्टर पे ध्यान देना है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का। ठीक है, जिसपे वो फ्यूचर प्लान अपना नोट डाउन कर पाए। और सबसे पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आया था? 1948 फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, एग्जैक्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो 6 अप्रैल 1948 में ये डिक्लेयर किया गया था फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। फाइन, ठीक है। ये प्रेजेंट हुआ था पार्लियामेंट में, जो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर थे उस वक्त, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो दिस पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, फिर उस टाइम क्या इंट्रोड्यूस हुआ था? मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब जहां प्राइवेट और पब्लिक दोनों हैंड टू हैंड मिला के काम करती है। ठीक है, इसके बाद अब साइलेंट फीचर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए 4 फोल्ड में क्लासिफाई किया गया था इंडस्ट्री को। ठीक है, 4 सेक्टर में। पहले सेक्टर को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री मतलब कोर इंडस्ट्री, जैसे आपका कोल हो गया। ठीक है, कोल सॉरी ये आपका एयरक्राफ्ट हो गया, रेल ट्रांसपोर्ट हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, आर्म और एमुनेशन हो गया। ये सब पब्लिक सेक्टर अपने हाथ में रखी हुई थी। ठीक है, पहला हो गया आपका स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री। स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री को कौन कंट्रोल करेगा? पब्लिक सेक्टर। और ये स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्री आई? आपका आर्म एंड एमुनेशन, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कोल नहीं, एयरक्राफ्ट नहीं, अभी इसमें सिर्फ यही थी, आर्म्स एंड एमुनेशन, एटॉमिक एनर्जी एंड रेल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कौन कंट्रोल करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे मोनोपोली होगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट कैटेगरी हो गया। सेकंड कैटेगरी की बात करें तो सेकंड कैटेगरी में यहाँ पे है बेसिक और की इंडस्ट्री। बेसिक और की इंडस्ट्री में आपका पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर कहने का क्या मतलब है? पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर, जो पहले से जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, वो तो प्राइवेट सेक्टर ही रखेगी। लेकिन अब कोई अगर अगर मान लीजिए वो ठीक से नहीं परफॉर्म कर पाए तो कौन ले लेगा फिर हाथ में? पब्लिक। ठीक है, तो 6 इंडस्ट्रीज के अंदर आता है आपका कोल, आयरन एंड स्टील, एयरक्राफ्ट इसमें आएगा, शिप बिल्डिंग इसमें आएगा, मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस ऑपरेटर्स, मिनरल ऑयल, ये सारा आपका की इंडस्ट्री या बेसिक इंडस्ट्री में आएगा। ठीक है, ऑलराइट। अब आइए नेक्स्ट में, दैट इज इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर। कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर कहने का मतलब ये भी प्राइवेट सेक्टर, कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर मतलब पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के हाथ में तो है, लेकिन डोमिनेटिंग नेचर हमेशा गवर्नमेंट का, हाँ पब्लिक सेक्टर का, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या देखे? 4 फोल्ड में इसको डिवाइड किया गया था 1948 में इंडस्ट्रीज को, स्ट्रेटेजिक, बेसिक, इंपॉर्टेंट। और अब जो बच रहा है ये 3 में कैटेगराइज करने के बाद अब जितना लेफ्ट ओवर है ये अब आ जाएगा आपका अदर इंडस्ट्री के कैटेगरी में। अदर इंडस्ट्रीज कहने का मतलब कंट्रोल होगा यहाँ पे प्राइवेट का, यानी बचा कुचा प्राइवेट के हाथ में या कोऑपरेटिव के हाथ में। अंडरस्टूड? इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में अगर आप 1-2 एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हेवी केमिकल, सुगर, कॉटन टेक्सटाइल, वुलन इंडस्ट्री, सीमेंट, पेपर, ये सब आपका आ जाएगा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के। ठीक है,
तो ये की फीचर है इसका। 1948 में क्या याद रखना है आपको? सबसे पहले डेट याद रखना है, हु प्रेजेंटेड दैट, ये याद रखना है, हु प्रेजेंटेड, उस वक्त क्या थे वो? इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। किस इकोनॉमी का मतलब कौन सा इकोनॉमी इंट्रोड्यूस किया गया था? मिक्स्ड इकोनॉमी। 4 फोल्ड में था, 4 फोल्ड इंडस्ट्री का बनाया गया था। कौन कौन सा 4 फोल्ड है? लास्ट बेंच, होल्ड डाउन, लास्ट बेंच। बताइए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नहीं, 4 इंडस्ट्री का नाम कैसे कैटेगराइज किया गया? फोकस, राइट डाउन। मुझे पता है फोकस नहीं कर रहे थे, इसीलिए आपसे पूछा गया। इधर से बताइए सब लोग एक साथ, लेट मी सी कितने लोग। स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री, की और बेसिक इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, और लास्ट में आपका है अदर्स। ठीक है, बेसिक और बेसिक वही हम लोग की इंडस्ट्री, बेसिक ऑब्लिक की इंडस्ट्री। ठीक है, और लास्ट में आपको अदर इंडस्ट्री। कंट्रोल भी पता चल गया। पहला स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर, कंप्लीटली पब्लिक सेक्टर के हाथ में। बेसिक और की इंडस्ट्री में आपका पब्लिक कम प्राइवेट, और आपका हाँ, पब्लिक कम प्राइवेट, ज्यादा ऐसे नहीं बोलते। पब्लिक कम प्राइवेट कहने का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी प्राइवेट के एग्जिस्टेंस में है वो प्राइवेट के पास ही रहेगा, लेकिन अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो पब्लिक उसको पब्लिक को टेक ओवर कर ले। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। तो वहां पे भी प्राइवेट का कंप्लीट वहां पे रोल नहीं होगा। कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर, कंट्रोल प्राइवेट मतलब कर तो रही है, प्राइवेट के हाथ में ही है, लेकिन डोमिनेटिंग नेचर आपका होगा पब्लिक सेक्टर का, गवर्नमेंट का। ऑल राइट, अब अदर फीचर्स की बात करें अगर 1948 में और क्या क्या दिया गया था? क्या कर लीजिए। अब अदर फीचर्स की अगर मैं बात करूं, टू प्रोटेक्ट कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 ही डिस्कशन हो रहा है। तो पहले तो ये चार कैटेगरी आप पहले ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट फीचर्स की अगर मैं बात करूं, इसमें और क्या क्या चीज फोकस किया गया था? तो प्रोटेक्ट कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बाय अकॉर्डिंग देम प्रायोरिटी स्टेटस। ठीक है, कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्ट करने की बात इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हुई है। ऑलराइट, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्केल कॉटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब क्या? जिसमें इन्वेस्टमेंट कम है, लगभग 1 लाख के अराउंड होता है इसमें इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आगे और हम लोग पढ़ेंगे टाइनी किसको कहते हैं, स्मॉल स्केल किसको कहते हैं, वो सब आगे, और हाउस होल्ड इंडस्ट्री किसको कहते हैं, वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इट ऑल्सो एस्टैब्लिशिंग हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन, गिव हाई प्रायोरिटी टू फेयर वेजेस। यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयज के वेलफेयर की भी बात करना शुरू कर दिए थे। क्या? फेयर वेजेस देने की बात हो रही थी। सोशल सिक्योरिटी वर्कर को देने की बात हो रही थी। Who was that? Become. What do you mean by social security? So security against job, और थोड़ा क्लियर करिए। देखिए, सोशल सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है, ये सारा एक इम्पोर्टेंट टर्म है एचआर पर्सपेक्टिव से। जैसे मान लीजिए जब हम काम कर रहे हैं, अपना सर्विस रेंडर कर रहे हैं, उसके बदले हमको तो वेजेस मिलेगा। व्हाट इफ जब हम कमाने लायक ना हो? किसी भी इंसान के लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है जब हम कमाने लायक नहीं होते। कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन हो सकता है? क्या क्या आप क्या बोले? मतलब सिचुएशन कितना अच्छा चूज किया। और बोलिए। हाथ पैर कट गया, सही बोल रहे हैं, जिसको हम लोग अनवेल बोले हैं। ओके, गुड देन। अनवेल, यू आर नॉट गुड। ठीक है, फिजिकल कंडीशन अच्छा ना हो और हाथ पैर कट गया, ऐसे तो हम लोग लिखेंगे नहीं। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऐसा वर्ड यूज करिए, फिजिकल, चाहे वो पार्शियल डिसेबलमेंट हो या आपका
पूरा कंप्लीट डिसेबलमेंट हो, तो ये वर्ड थोड़ा आप अच्छा वाला यूज करना सीखिए जो हम एक्चुअल में नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है? नहीं तो उस वक्त वर्ड आएगा ही नहीं कि क्या लिखते हैं, ठीक है? हिंदी तो लिखना अलाउड है नहीं, पता ही है। हिंदी में आप आंसर नहीं दे सकते, इंग्लिश में ही आंसर दीजिए, तो वैसा आप कैलिबर डेवलप करिए, राइट? तो पार्शियल डिसेबलमेंट हो गया, टेम्पररी डिसेबलमेंट हो गया, परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया, मेंटल हेल्थ इश्यू हो गया, सिक हो गए, या फिर मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर आपका मैटरनिटी का कोई इश्यू है, ठीक है? वुमेन का ऐसा स्टेट जहाँ पे हम लोग मदरहुड में जब एंटर करते हैं तो वहां पे कमाने लायक स्थिति में नहीं होते, तो व्हाट इन दैट सिचुएशन, ठीक है? तो उस सिचुएशन में जब एम्प्लॉयर आपको सर्टेन बेनिफिट प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग सोशल सिक्योरिटी के कैटेगरी में डालते हैं, अंडरस्टूड? तो वही चीज है, यहाँ सोशल सिक्योरिटी की बात हुई थी। जैसे पीएफ वगैरह सुने हैं, ग्रेचुइटी सुने हैं, मैटरनिटी बेनिफिट में भी आपको लीव का प्रोविजन है, ठीक है? सर्टेन एक्ट वगैरह पास हुआ है, पीएफ एक्ट है, ग्रेचुइटी एक्ट है, वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये आपकी लास्ट चैप्टर में। बिजनेस इन्वायरमेंट में लेबर वेलफेयर करके चैप्टर है जो आपका सबसे लास्ट चैप्टर है, उसमें सारा एक्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? अभी फिलहाल बस ओवरव्यू ले लीजिए, ठीक है? कि सोशल सिक्योरिटी कहते किसको है। क्लियर? क्लियर मतलब आंसर आना चाहिए कभी आगे हम अगर मैं पूछूं तो, ठीक है? चलिए, तो सोशल सिक्योरिटी की बात हुई थी, एंड देयर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है? पहले क्या था कि सिर्फ डिसीजन आप जो मैनेजमेंट पोजीशन पे थे वही डिसीजन पास कर सकते थे, लेकिन ग्रेजुअली ऐसा देखा गया कि एम्प्लॉयज वे नॉट सेटिस्फाइड, तो उसके लिए एम्प्लॉय के पार्टिसिपेशन का भी प्रोविजन हुआ, ठीक है? वो भी हम लोग एचआरएम में ही पढ़ते हैं, वर्कमैन वर्कर्स पार्टिसिपेशन, ठीक है? ये सारा चीज हम लोग एचआरएम में भी पढ़ेंगे, ठीक है? यानी मैनेजमेंट में अब वर्कर को भी हिस्सेदारी दी गई। हिस्सेदारी मतलब क्या? डिस्कशन करने का चांसेस, ठीक है? आप डिस्कशन कर सकते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले जो बोर्ड मेंबर डिसीजन ले लिए दैट इज फुल एंड फाइनल, वर्कर का कोई सजेशन देने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। ये सब चीज में चेंजेस लाया गया। ऑलराइट, फिर the industrial policy in 1948 had awakened the significance of foreign capital. 1948 में फॉरेन कैपिटल पे भी एम्फेसिस किया गया फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री, बट इट वाज डिसाइडेड दैट द कंट्रोल शुड रिमेन विद इंडियन हैंड। फॉरेन कैपिटल को एम्फेसिस किया गया, लेकिन कंप्लीट लिबर्टी नहीं दी गई, अभी भी कंट्रोल इंडियन हैंड में ही था 1948 में भी, ठीक है? खैर अगर आप ठीक नहीं है तो बाहर जाके रेस्ट कर सकते हैं। चलिए, क्या मतलब कुछ परसेंट, कितना परसेंट? पूरा फॉरेन जो आपका किस साइड है? फॉरेन कैपिटल कहने का मतलब है कि कितना परसेंट, 100% आप किसी को फॉरेन को दे रहे हैं एंट्री के लिए, या फिर आप कुछ परसेंट दे रहे हैं, 50%, 40%, वो इंडियन डिसाइड करेंगे। अंडरस्टूड? फुल फ्रीडम नहीं दिया गया था फॉरेन कैपिटल, ठीक है? तो ये था आपका 1948 में, इतना ही आपको पता रहना है, ठीक है? 4 कैटेगरी, फिर आपका कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे फोकस, ठीक है? फॉरेन कैपिटल के बारे में आप लोग करेंगे, लेकिन ये लाइन लिखना जरूरी है कि इट वाज डिसाइडेड दैट कंट्रोल शुड रिमेन विद इंडियन हैंड, ठीक है? इंडियन हैंड, राइट? क्योंकि फॉरेन कैपिटल में कंप्लीट छूट तब तक नहीं था, 1991 से पहले तक तो कंप्लीट छूट मिला है ही नहीं, ठीक है? इसीलिए उतना आप लिख ही नहीं सकते कि फॉरेन कैपिटल में लिबर्टी है नॉट, ये इसीलिए अगर आप फॉरेन कैपिटल लिखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेन कैपिटल, तो यू नीड टू इंक्लूड दैट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो ये था आपका 1948। अब चलिए 56। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 की बात करें तो इसको हम लोग इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 को हम लोग इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। व्हाई इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया?
कॉन्स्टिट्यूशन कब पास हुआ? 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पास हो गया था और उसके बाद 56 इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया। ठीक है, तो ये अपने आप में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मतलब इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है 1956 का, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 का। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ तो नहीं, लेकिन जो लोग कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें पूछा जाता है कि इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन से इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बोलते हैं। ठीक है, तो 1956। अंडरस्टूड? सो इसमें आपका कौन सा मॉडल है? 5 ईयर वाला मॉडल याद है? हाँ, सेकेंड वाला कौन से मॉडल पे बेस्ड था? ठीक है, इंडस्ट्री, लेकिन मॉडल कौन सा था? किस मॉडल पे बेस्ड था? सेकेंड 5 ईयर मॉडल का नाम मैं पूछ रही हूँ, पीडीएफ भी मैं भेज चुकी हूँ। डोंट, फोन इज नॉट अलाउड। मॉडल का नाम बोलना क्या चाह रही हूँ मैं? पूछ रही हूँ किस मॉडल पे बेस्ड था। ये बताया गया था कि सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी डैश मॉडल, इट इज बेस्ड ऑन डैश मॉडल। विच मॉडल? नाम बताया था मैं। कर क्या रहे थे आप? कौन सा मॉडल? आंसर। अरे उस पे तो इकोनॉमिक प्लानिंग, उसको कॉपी करके इकोनॉमिक प्लानिंग हुआ है। महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल पढ़ा होगा तो आंसर जरूर आएगा। तो इतना क्या? हाँ, उस मॉडल पे बेस था ना, वही चीज तो मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। तो लिखा था, आंसर क्यों नहीं आया? चलिए, यहाँ पे 3 फोल्ड है आपका इंडस्ट्री। ठीक है, 1956 में इंडस्ट्री को 3 शेड्यूल में डिवाइड किया गया था, शेड्यूल ए, बी और सी। और यहाँ पे नंबर भी है, वहां पे तो नंबर स्पेसिफाई नहीं था 1948 में। 1948 में नंबर तो स्पेसिफाई था नहीं, यहाँ पे आपका नंबर स्पेसिफाई है, तो नंबर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शेड्यूल ए में आपका 17 इंडस्ट्री। ठीक है, शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्री किसके कंट्रोल में? उसी तरीके से जैसे अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इस इंडस्ट्री में आपका 17 इंडस्ट्री में और कौन कौन इंडस्ट्री, जो की इंडस्ट्री आप लोग देखे थे वो भी इसमें आ जाएगी। डिफेंस इक्विपमेंट हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, आयरन एंड स्टील हो गया, हेवी प्लांट हो गया, मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन, हेवी पावर प्लांट, कोल एंड लिग्नाइट। ये सब आपको सारा वर्ड टू वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सब जो आप लिखेंगे 3-4 नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आता है ना आप लोगों का, 3-4 नाम कम से कम आप ले लीजिए, सफिशिएंट। फाइन, तो आपका आ जाएगा ये शेड्यूल 7 में 17 इंडस्ट्री। अब आइए शेड्यूल बी की अगर मैं बात करूं, शेड्यूल बी में आपका 12 इंडस्ट्री। शेड्यूल ए 17, शेड्यूल बी 12 इंडस्ट्री, जो आपका कंट्रोल होगा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ये कंट्रोल करेगी। State government to take measures and was left to the state government to follow up with the private sector with provisions of compulsory licensing. ठीक है, लाइसेंसिंग के बाद ही आप स्टेट गवर्नमेंट अपने हाथ में रख सकते हैं। All right, so they had to be state owned, but private sector was expected to supplement the effort of the state. ठीक है, अब लास्ट है आपका शेड्यूल सी इंडस्ट्री। शेड्यूल सी इंडस्ट्री में जितना लेफ्ट ओवर है वो प्राइवेट सेक्टर अपने हाथ में रखेगी, वो आ जाएगा आपका शेड्यूल सी में। ठीक है, तो पहले में 4 फोल्ड, 56 में 3 फोल्ड। ऑल राइट, हाँ, 56 इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956।
ठीक है। अब फीचर्स की अगर मैं बात करूं, थ्री फोल्ड, शेड्यूल ए, बी एंड सी। शेड्यूल ए 70 इंडस्ट्री, शेड्यूल बी 12 इंडस्ट्री एंड लेफ्ट ओवर शेड्यूल सी। पहला था आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, शेड्यूल बी था स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में, और लास्ट आपका जो है प्राइवेट सेक्टर। अब आ जाइए बाकी फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो पहला सुनिए, दिस पॉलिसी इंटीग्रेटेड द नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट as prelude to private investment, thus it gave priority to power, transport and financial institution। ठीक है, महाइनोवेस्ट मॉडल में हम लोगों ने देखा था कि वहां पे इंडस्ट्री, डैम, ब्रिजेस, ये सब बनाने पे फोकस किया जा रहा था। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है कि हम लोग वहां प्रायोरिटी किसको किसको दिए, पावर को, ट्रांसपोर्ट को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट पे ये सारा फोकस दिया गया। ठीक है, इसके अलावा इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल सेक्टर। ठीक है, स्मॉल स्केल और कॉटेज में आपका 48 में भी फोकस था, 56 में भी फोकस है। ठीक है, इसके अलावा एक बैलेंस रीजनल ग्रोथ की भी बात हो रही है यहाँ पे। बैलेंस रीजनल ग्रोथ भी एक्सप्लेन की थी मैं लास्ट क्लास में, कौन बताएगा, जस्ट रेज योर हैंड। कहाँ सारे, बिल्कुल सही, अर्बन और रूरल दोनों पे हम लोग इक्वली फोकस करेंगे। ऐसा नहीं हो कि सिटी लाइफ पूरा एकदम डेवलप हो रहा है, सिटी में इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है, रूरल एकदम मतलब अनटच्ड है, ऐसा नहीं हो। इसलिए बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट पे भी फोकस किया गया था यहाँ पे। ठीक है, एंड प्रोवाइडेड इट टैक्स कंसेंसस एंड सब्सिडीज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स कंसेशन? व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स कंसेशन? टैक्स कंसेशन कहने का मतलब ये है, अब जैसे मान लीजिए रूरल एरिया में कोई इंडस्ट्री क्यों सेट करे, हाँ, तो गवर्नमेंट क्या की, उस सेक्टर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए सर्टेन टैक्स में रिबेट, इलेक्ट्रिसिटी में रिबेट, लैंड कम दाम का, ठीक है, ये सारा प्रोविजन वहां प्रोवाइड करने लगी ताकि लोग उधर स्विच करें, इंडस्ट्री अब आउटस्कर्ट्स पे बनाए। ठीक है, सिटी में नहीं बना करके रूरल एरिया में या वो सारे एरिया को भी डेवलप करें, क्योंकि एक इंडस्ट्री अगर डेवलप होगा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और ऑटोमेटिकली वो एरिया भी डेवलप करेगा। यस, तो क्यों जाएगा कोई भी वहां पे, जबकि वहां ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा महंगा होगा, मार्केटिंग करने के लिए फिर अगेन आपका दूर जाना पड़ेगा, सप्लायर रूरल एरिया में जल्दी मिलेंगे नहीं, तो फिर कोई उधर क्यों अट्रैक्ट हो। तो ये गवर्नमेंट ये सारा प्रोविजन ला करके इस चीज को अट्रैक्टिव बनाई ताकि लोग रूरल सेक्टर के साइड जा करके डेवलप करें, इंडस्ट्री सेट करें। अंडरस्टूड? इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए टैक्स को वहां पे लिमिटेड दी। हाँ, ऐसी जहां बहुत सारे इंडस्ट्री है वहां पे पॉल्यूशन ना हो, इस वजह से टैक्स को बढ़ाया। तो इंडस्ट्री जहां पे देखिए ये आगे आप लोग में है कि नहीं कि हम लोग कुछ किलोमीटर तक इंडस्ट्री जहाँ पे पॉपुलेशन रहती है वहां पे कुछ किलोमीटर तक आप परमिटेड नहीं है, आप परमिटेड नहीं है, ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है ही, यहाँ पे घर नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया है ये, तो जब कुछ किलोमीटर के बाद ही आप उसको सेट कर सकते हैं, ये पहले से प्रोविजन, जो अगर नहीं फॉलो होगा तो फिर पेनल्टी। ठीक है, आगे बढ़े। It gave priority to the industrial development in backward region of the country to spur balanced growth। ठीक है, balanced growth की बात हो रही है। It welcomed FDI। What do you mean by FDI? Foreign direct investment। Foreign direct investment मतलब कि हम लोग डायरेक्ट बाहर के लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, Foreign direct investment as complementary to domestic saving if major share is in control and management was in Indian hand। ठीक है, FDI है लेकिन मैनेजमेंट इन इंडियन हैंड। ठीक है, फिर इट गेव इंपॉर्टेंस टू इंडस्ट्रियल पीस बाय ऑफरिंग शेयर टू वर्कर्स इन द प्रॉफिट एंड मैनेजमेंट, बेटर वर्क एनवायरनमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट, यानी वर्कर को भी या वर्कर की लाइफ के अपलिफ्टमेंट के लिए भी यहाँ पे काम किया गया है। ठीक है, यानी इंडस्ट्रियल पीस पे काम किया गया है। It stressed the need to promote technical and managerial skill for industrial growth। ठीक है, ये सारा था आपका। It also laid emphasis on decentralization of management of PSUs। Decentralization मतलब centralize मतलब किसी एक के हाथ में पावर रखना, decentralize मतलब
पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ये चीज यहाँ पे एम्फेसिस किया गया कि आप पीएसयूज के मैनेजमेंट को डिसेंट्रलाइज करें आप, ठीक है। ये सारा फीचर्स था आपका 1956 का। सारा पीडीएफ में मैं इंक्लूड कर दी हूँ यहाँ पे, आप खत्म होने के बाद भेज भी दूंगी। कितने इंडस्ट्री है, शेड्यूल ए में जो 17 है सबका नाम है इसमें, शेड्यूल बी में भी 12 का नाम है इसमें। मैक्सिमम जितना नाम है आप याद रख सकते हैं, वेल एंड गुड। अब बात करें 1977 इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो 56 के बाद 77 आया, लेकिन इन दोनों के बीच में आपका सर्टेन मेजर एक्ट पास हुआ था, जैसे एमआरटीपी एक्ट, ठीक है। एमआरटीपी जस्ट इसके बाद वाला चैप्टर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी खत्म होगा, आपका एमआरटीपी शुरू होगा। एमआरटीपी का फुल फॉर्म मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। आप पहले से कैसे पढ़ लीजिए यार, सीनियर का नोट्स ले लिए क्या? ओके, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस जो 1969 में पास हुआ था, ठीक है। और आपका फेरा एक तो 73 में भी पास हुआ था और 47 में भी पास हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर फेरा कन्वर्ट हो गया आपका फेमा में 1999, ठीक है। क्या था, क्यों फेरा के बाद फेमा कन्वर्ट हो गया, ये भी आपको सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये दो मेजर एक्ट पास हुआ था, ये आपको याद रखना है। फिर अब स्विच करते हैं हम लोग 1977 में, बट 77 आज नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है।